नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर मिथिलेश तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। आपका भी। सर, कोरोना काल है, लोग परेशान हैं और लोगों का कहना है कि आज जो हालात पैदा हो गए हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग कभी वैक्सीन के बारे में गलत अफवाह उड़ाते थे। ये वो लोग कह रहे हैं जो लगातार मोदी जी का विरोध करते करते इस देश के लोगों का विरोध करने लगे। ये वो लोग कहते हैं जो लोग शाहीन बाग से लेकर के और सब्जी बाग तक के आंदोलन में साथ खड़े थे। ये वो लोग कहते हैं कि जब कोई छोटी बात होती है तो हाय तौबा मचा देते हैं और बंगाल में लाखों हिंदू पलायन करते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो उन लोगों के कहने का कोई मतलब नहीं है। देश की जनता जानती है मोदी जी कितने संवेदनशील नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी इस आपदा से निपटने के लिए क्या क्या कर रही है। इसीलिए हमारी पार्टी, हमारी सरकारें जो जो हो सकता है सो लगातार कर रही है। और आपने देखा होगा कि इसी का नतीजा है कि आज अब धीरे धीरे इस संक्रमण पर ब्रेक लग रही है और हम इससे निकलने के प्रयास में हैं। इसलिए जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, आरजेडी के नेता हैं या लेफ्ट के साथी हैं या ममता बनर्जी के लोग हैं, इन लोगों के कहने का कोई मतलब नहीं है। देश की जनता हम लोगों के साथ खड़ी है और हम लोग देश की जनता के साथ खड़े हैं। यानी ये लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा टूल किट तो ताजा उदाहरण है ना, क्या क्या हो रहा है। मतलब मोदी जी की सरकार और एनडीए की सरकार लगी है आपदा से लड़ने और इसी बीच ये बैठ करके लगे हैं साजिश करने में। तो इनकी साजिश से कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं, मायावती क्या कर सकते हैं, लेफ्ट के लोग क्या कर सकते हैं। इनकी सोच ही गंदी है तो वही काम ये करेंगे और वही काम कर रहे हैं। तो क्या ये माने कि देश में अच्छे दिन आ गए? देखिए, आ नहीं गए लेकिन आएंगे। इसलिए आएंगे कि देखिए, ये महामारी केवल भारत में नहीं है, ये वैश्विक महामारी है। और बड़े बड़े देश जो अपने आप को सबसे उन्नत देश कहते थे, हम लोगों ने तो ये छलांग पिछले 4-5 साल में लगाई है। लेकिन जो वर्षों से विश्व के विजेता, विश्व का नेतृत्व करने वाले देश थे, उनकी भी हालत खराब, जबकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन हमारा भारत इतना बड़ा देश है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारी पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आप सोचिए ना, वैक्सीन के मामले में ही आप देख सकते हैं पोलियो का टीका कब आया भारत में। पोलियो कितना पहले आया और उसका टीका विदेशों से आकर के लगाया जाता था। लेकिन आज तो इस महामारी का वैक्सीन हम देश में बना रहे हैं 1 साल के अंदर। इसी सीरम ने अभी कहा है कि आज वैक्सीन को लेकर जो मारामारी है, वैक्सीन नहीं है तो पूरी तरह से केंद्र सरकार की कुव्यवस्था की वजह से ये हालात पैदा हुआ है। नहीं, ये किसने कहा है? किसका आप बयान कोट कर रहे हैं? सीरम, जो कि एक जो वैक्सीन बना रही है, जो कंपनी आधार पूना वाला, जो आजकल लंदन चले गए हैं। नहीं तो क्यों लंदन गए ये भी तो आपको मालूम है ना। उनको ये विपक्ष के लोग किस प्रकार टारगेट कर रहे थे, किस प्रकार से उनको हड़काया गया। वो अपनी जान माल की सुरक्षा के लेकर के भाग गए। और मुझे लगता है कि यदि बंगाल में अगर ये सारी कंपनियां होती तो आज इस देश को एक भी वैक्सीन नहीं मिलती। तो जो पूना वाला भाग गए वो सबको पता है। लेकिन उसके कारण हमारा ये पूरा अभियान रुकने वाला नहीं है। हमारी सरकार पैनी नजर रखे हुई है और जिन लोगों ने भगाया वही लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए इस आरोप में कोई दम नहीं है। हमको इस बात का अफसोस है कि जो लोग हमारी जीवन रक्षक दवाएं बना रहे हैं उनको भी जीवन की रक्षा के लिए कांग्रेस शासित राज्यों से भागना पड़ा। नहीं तो इसलिए ये बहुत ही चिंता का उनको अपने शासन वाले राज्य में बुला लेते। देखिए, अब इतना जल्दी तो संभव है नहीं ना। लेकिन ये भी आप जानते हैं, लंदन जब जा रहे थे तो आप उन्हें मध्य प्रदेश बुला लेते, यूपी बुला लेते, वो ठीक है, लेकिन बिहार बुला लेते। इतना जल्दी राजेश जी, इतना जल्दी आप उनका सारा सिस्टम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। और ये कब गए, कब सरकार को पता चला, ये तो ऊपर की बात है, मैं उतना जानता नहीं हूँ। लेकिन जो बातें सामने आई है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, लंदन जाकर तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि किस कारण वो भागे, ये चिंता का विषय है। और जिस बात का उन्होंने उल्लेख किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि जो वैक्सीन जो हम लोगों ने बनाया, प्रोडक्शन हमारा कम था,
आप उससे ज्यादा लोगों के बीच बांटने की आपने शुरुआत कर दी। ना आपने WHO के गाइडलाइन का पालन किया, ना आपने हमसे पूछा। तो इस तरह से अव्यवस्था पैदा हो गई है। आज स्टेट में, कई स्टेट में वैक्सीन नहीं। देखिए ये बात एक ये भी कारण है, लेकिन राजेश जी एक और भी कारण है कि आपको याद होगा कि जब वैक्सीन का पर्याप्त भंडार देश में था, उस समय लोगों को वैक्सीन लगाने में डर लगता था। ये दिल्ली से बैठ करके और पटना तक के जितने नेता थे वैक्सीन पर इतनी राजनीति करते थे कि लोग वैक्सीन लगाने से डरते थे, और उसके लिए कभी मोदी जी को वैक्सीन लेकर के इसीलिए वो वैक्सीन आपने विदेश भेज दिया। नहीं, विदेश भेजने की बात ही नहीं है। आज अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत हुई है तो ये इसलिए हुई है कि हमने कुछ उनको दिया है, कुछ उनसे भी हमने लिया है। तो जो चीजें भारत में आ रही है उसकी चर्चा तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन इन लोगों ने एक मतलब देश भर में एक मानस बनाने का काम ये विपक्ष कर रहा है कि मोदी जी ने विदेश को दे दिया। अरे भाई, मोदी जी ने विदेश को दे दिया तो विदेश से बहुत सी मोदी जी को मिला भी, तो इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। इस कोविड के संक्रमण आने के पहले एक भी PPE किट हम भारत में नहीं बनाते थे। आज तो हर चीज हम भारत में बना रहे हैं। हम वैक्सीन तक भारत में बना रहे हैं, दवाइयां हम भारत में बना रहे हैं, अब रेमडेसिविर का उत्पादन हम भारत में कर रहे हैं। ये उपलब्धि है कि नहीं? लेकिन अब ऐसा है कि एक बच्चा को भी जन्म लेने के बाद 9 महीना पेट में उसको जन्म लेने के लिए भी 9 महीना लगता है, और 1 साल में सरकार ने हमारी इतनी उपलब्धि की है, तो ये क्या कम है क्या? लेकिन विपक्ष को तो केवल आरोप लगाना है और पिछला पूरा इतिहास विपक्ष भूल जाता है। देखिए, हम लोग इसमें लगे नहीं हैं, हम लोग लगे हैं कि हम कैसे लोगों को बचाएं, और उस पर हमारा सारा फोकस है, और वो हमारा लगातार काम चल रहा है। लेकिन आप बचाने में तो कामयाब नहीं हो पाए ना। सैकड़ों लाशें नहीं है गंगा में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्मशान घाट पे तस्वीर तो सामने दिख रही है। राजेश जी, जो कोविड के संक्रमण में जो भी लोग हमारे बीच से गए हैं उनको लेकर के हम सभी मर्माहत। हम अचानक से दूसरी वेव आई, इसकी कोई कल्पना नहीं किया था। नहीं, आपके ही विशेषज्ञों ने आपको आगाह किया था, उसके बावजूद भी आप नहीं सुने। आप बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। आप दिन में कहते थे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, रात में और सवेरे खुद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, लाखों की भीड़ जुटा रहे थे। बताइए, बंगाल में सरकार किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो क्या बंगाल में इन सब चीजों पर कोई गाइडलाइन नहीं ला सकती थी क्या? और दूसरी बात यह है, ये एक हौवा खड़ा किया गया है कि बंगाल से और कुंभ से कोरोना फैल गया। तो जो लोग बंगाल नहीं गए थे, जो कुंभ नहीं गए थे, उनको कहां से हो गया? जो लोग घर में बैठ करके जो कहीं बाहर नहीं गए, वैसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको कोरोना पकड़ लिया। तो ये जो सेकेंड वेव है, इसकी इस प्रकार से आएगा, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। लेकिन जैसे यह वेव आया तो सरकार के पास जो संसाधन थे, सीमित संसाधन थे, उसके माध्यम से इसकी लोगों के जान माल की रक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन आप अब देख रहे होंगे कि जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ और चीजों को हम लोगों ने सामान्य करने के लिए कड़े कदम उठाए, तो अब धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम हो रही है और आगे ठीक होगा। पिछले बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कह दिया, जनवरी में ही कह दिया नहीं, कोरोना से तो मुक्ति मिल गई और अब जरूरत नहीं है, कोरोना तो भाग गया। तो आप कहीं ज्यादा अति उत्साह में या खुशफहमी में तो नहीं रह गए? जिस प्रकार से स्थितियां सामान्य हुई थी, सब लोगों को लगता था कि शायद अब धीरे धीरे ये सबसाइड हो जाएगा। तो सभी लोग दूसरे लहर की तो लगातार विशेषज्ञ बात कर रहे थे कि दूसरे लहर आ सकता है और आएगा। ये आपके ही प्रधानमंत्री जो एडवाइजरी कमेटी जो गठित किए थे, उनके ही सलाहकार लगातार कह रहे थे। अब तो तीसरे वेव की बात कर रहे हैं विजय राघवन जी, जो कि एडवाइजरी कमेटी में है, खुद पीएम के एडवाइजरी कमेटी में, वैज्ञानिक सलाहकार में। ये लोग तो पहले से कह रहे थे। बात हो रही है, तीसरे वेव की बात हो रही है और ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार भी उसी प्रकार से तैयारी कर रही है। सेकेंड वेव का मैं फिर कह रहा हूं, सेकेंड वेव की को इतना सीरियस लोगों ने भी नहीं लिया, और सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार ने, आप देखिए पीएम केयर्स के माध्यम से सरकार, प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को, सभी जिला अस्पतालों को, उन्होंने मेडिकल कॉलेजों को, उन्होंने जो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है सारा उन्होंने किया था। उसमें ज्यादातर वेंटिलेटर्स चल नहीं रहे हैं सर। नहीं, उसमें देखिए राजेश जी क्या है, उनको चलाने के लिए जो लोग चाहिए, जो हैंड्स चाहिए, जो आपके पास जो डॉक्टर्स चाहिए, अब वो डॉक्टर आप कहाँ से लाएंगे 24x7 के लिए? तो सवाल ये है कि जब तो आप ही लाएंगे ना,
ये देखिए आज जवाबदेही तो आप ही की है ना, डॉक्टर लाएं, टेक्नीशियन लाएं, पारामेडिकल स्टाफ लाएं, ये तो आप ही लाएंगे। नहीं, बिल्कुल जवाबदेही है, लेकिन ये अगर आपदा किसी एक राज्य की होती तो दूसरे राज्य से हम ला सकते थे, लेकिन ये आपदा अचानक से पूरे देश में फैल गई और पूरे देश के जितने भी टेक्नीशियन थे, पारा मेडिकल स्टाफ से, डॉक्टर थे, सब अपने अपने राज्यों में कहीं ना कहीं इंगेज। और हमारे यहाँ जितने भी इंटरव्यू हुए, जितने भी लोगों के बहाली करने की जो प्रक्रिया हुई, या तो उस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ या अभी भी चल रही है, लेकिन लोग मिल नहीं रहे हैं। तो ये परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार प्रयास कर रही है और इसको करेंगे। लेकिन इसमें एक बात लोग भूल जाते हैं कि 15 साल पहले जो शासन था, अगर उसने चरवाहा विद्यालय की जगह इतने मेडिकल कॉलेज बनाए होते, इतने लोगों को ट्रेंड किया होता, जीएनएम कॉलेज खोले रहते, एएनएम कॉलेज खोले रहते, डॉक्टर्स पैदा किए रहते, तो मुझे लगता है कि आज उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2005 के बाद हम लोग आए हैं। 16 साल से सरकार नीतीश जी की ही है, बीच बीच में आप लोग साथ में रहे हैं, और फिर भी अभी लालू जी का ही। देखिए राजेश जी, मैं मानता हूं, कारण देंगे, लेकिन इन सब चीजों के लिए बुनियाद नीचे से पड़ती है। जो लड़का नीचे अगर ठीक ढंग से ऊपर आएगा तभी वो मेडिकल में डॉक्टर बन सकता है, बाकी चीज बन सकता है। लेकिन उस समय तो सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा, लेकिन उसको खड़ा करते करते समय तो लगेगा ना। अच्छा, 16 साल में समय नहीं लग पाया, अब 16 साल और चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो पाया। जो चीजें हुई है वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन और करने की जरूरत है। ये किसी किस प्रकार से आपदा करके बिहार को मुझे याद है आप पिछले बार विधानसभा में थे, मैं आपका भाषण भी सुन रहा था, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया कि डॉक्टर की कमी है। आप लोग कहते रहे, स्वास्थ्य मंत्री जी कहे कि नहीं बहाली होगी होगी होगी, नहीं हो पाया। जहां 65,000 डॉक्टर चाहिए, बिहार में अभी 6500 डॉक्टर हैं, कैसे होगा? पैरामेडिकल स्टाफ नर्स चाहिए 17,000, तो यहाँ 7,500 हैं, कैसे होगा? देखिए राजेश जी, मैं आपकी इस बात को लालू जी और केंद्र में नेहरू जी और राहुल जी क्या करेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, मैं विपक्ष के आरोप को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यही विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, यही विपक्ष तो 3.5 साल सत्ता में भी था ना बीच में। माननीय नीतीश कुमार जी के साथ यही श्रीमान लालू प्रसाद जी के जो बड़े लाल हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री थे और उनको ट्रामा सेंटर और ड्रामा सेंटर के बीच का अंतर ही नहीं मालूम था। तो उन्होंने 3.5 साल में क्या किया, जरा बता तो दें। तेजस्वी जी जो बड़ा बड़ा भाषण करते हैं, ये विपक्ष के नेता है, उस समय तो उप मुख्यमंत्री थे, इन्होंने राघोपुर में क्या बना दिया, जरा ये तो बताएं। आज जो दिल्ली में बैठ करके और वहां से जो ट्वीट का खेल कर रहे हैं, आपदा में लोग खोज रही है कि हमारे विधायक कहाँ है, हमारे नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, तो फेसबुक पर और ट्विटर पर ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों को बोलने का अधिकार है क्या? बिल्कुल अधिकार नहीं। इन लोगों को जब मौका मिलता है तो ये लोग कुछ करते नहीं है, और दूसरा कोई करता है तो उसके जो निगेटिव पक्ष है उसको ये लोग लगातार बताते हैं और पॉजिटिव पक्ष की चर्चा नहीं करते हैं। मुझे लगता है तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, प्रयास में कोई कमी नहीं, प्रयास में कोई कमी नहीं है। और अभी जो प्रयास है नाकाफी है या ठीक है? आप बताइए कि इस बिहार में ऑक्सीजन का कोई कभी किसी सरकार ने चिंता की थी क्या? हम लोगों के पहले ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपने देखा होगा इसी आपदा में हम लोगों ने ऑक्सीजन की लगभग व्यवस्था पूरी कर ली कि नहीं? लेकिन आपने ये भी देखा इसी सरकार में ऑक्सीजन की कमी से कई लोग मर भी गए, ये भी तो देखे। नहीं, मैं मानता हूं, जिस समय इसका वेव आया उस समय हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और लोगों को मालूम नहीं था कि इस प्रकार से वेव आएगा। लेकिन आप देखिए ना, इतने कम समय में हम लोगों ने, पेट्रोलियम मंत्रालय हो, एनएचआई डिपार्टमेंट हो या और भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी ने एक साथ मिल करके बिहार के लगभग सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट जो खराब थे उसको ठीक किया। जो ऑक्सीजन प्लांट जहां नहीं था वहां नया लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑक्सीजन की का पूरा भंडारण किया गया, आप देख रहे हैं, उसको एयरलिफ्ट भी किया गया। प्रयास तो कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया है और ये सब किया गया है, तभी जाकर के आज स्थितियां सामान्य हो रही। अब क्या प्लान है? इस पूरी स्थिति को देखा जाए, जो होना था वो तो हो गया, सबके सामने है। हम आप चाहे जो भी कह लें, जाने गई हैं, नुकसान हुआ है, वो भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन भविष्य की क्या प्लानिंग है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? देखिए, अभी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही काम में लगी है कि लोगों की जांच कराई जाए,
और जो लोग भी संक्रमित हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और उनको जितना हो सके मदद किया जाए। और आपने देखा होगा आज का ही आंकड़ा है कि लगभग 20,60,000 लोगों की जांच पिछले 24 घंटा में हुई है। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोबाइल वैन भी शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि आरटीपीसीआर जांच पर अब सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। आरटीपीसीआर मशीन तो हमारे पास थे, टेक्नीशियन नहीं थे जो चलाते कैसे, उसमें भी लगातार वृद्धि की जा रही है। आप देखिए पटना के बगल में बाढ़ में आरटीपीसीआर मशीन लगाया गया है और भी कई जिलों में इसकी व्यवस्था की गई। तो पहले लोगों की जांच हो और लोगों की जांच के साथ साथ उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और जो लोगों की जान गई है उन लोगों को आर्थिक सहयोग कैसे हो, इस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए हैं इस आपदा में और उसका हम सभी को मतलब हृदय विदारक ये घटना है। इन बातों से लेकर के हम सभी बहुत ही मर्माहत हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए हम लगातार ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। आगे ऐसा न हो इसके लिए हर प्रकार के संभव भी हम कर, तो प्रयास भी हम कर रहे हैं। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जनता ले या सत्ता में बैठी हुई पार्टी ले या सरकार? नहीं, देखिए इसकी नैतिक जिम्मेवारी जनता क्यों लेगी? नैतिक जिम्मेवारी जनता ने जिसको भी चुन करके भेजा है उनकी जिम्मेवारी है कि जनता को हर आपदा से बचाए, हर प्रकार की परेशानी से बचाए। लेकिन मैं आम जन से भी अनुरोध करूंगा कि आपने देखा होगा जब से कोरोना का संकट आया तब से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं दवाई भी कड़ाई। मास्क पहनने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हर अपनी मीटिंग में कहते हैं। पूरे देश के लोग इस बात की अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे इतनी कड़ाई के बावजूद। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं और विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है। देश दुनिया के हर कोई यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक बार कभी ताली, कभी थाली, कभी घंटी बजाना, कभी ये कहना कि साहब आप मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और फिर चुनाव में क्या करते हैं वो। इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है साहब। देखिए राजेश जी, किसी भी राज्य में अगर चुनाव है तो चुनाव तो कराना पड़ेगा ना। अगर सरकार नहीं बनेगी वहां अभी तो लोगों, आप क्या करेंगे? लोगों की जिंदगी जरूरी है या चुनाव जरूरी है? लोगों की जिंदगी जरूरी है या चुनाव जरूरी है? नहीं, एक बात ध्यान में रखिए, चुनाव कभी कोई सरकार नहीं कराती, चुनाव हमेशा चुनाव आयोग कराता है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव कौन लड़ता है? राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं या चुनाव आयोग लड़ता है? देखिए आप चुनाव लड़ने से इनकार कीजिए कि ऐसे स्थिति में मैं जान जोखिम में नहीं डालूंगा लोगों का। राजेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है तो बाकी पार्टी के लोगों ने क्यों चुनाव? मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बीजेपी दोषी है तो टीएमसी भी दोषी है, वहां पर लेफ्ट विंग भी दोषी है, साथ ही साथ कांग्रेस भी दोषी है। देखिए मेरी आप बात सुन लीजिए। ये बात सही है कि जिस समय चुनाव की घोषणा हुई उस समय तक ये लहर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। उस समय तक किसी को ये जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार की स्थिति आएगी। ये दुखद पहलू आया, चुनाव के बीच में ही आया। ये हम सब लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, इसी बिहार में पंचायत चुनाव भी होने वाला था। आखिर इस पंचायत चुनाव को सरकार ने टालने का प्रयास किया कि नहीं? उस चुनाव में उस समय भी इस प्रकार की लहर नहीं थी। आपने देखा होगा हम सब स्वयं उसमें चुनाव लड़ रहे थे और पूरी सावधानी के साथ लड़ रहे थे। मैं वही बात कर रहा था, बीच में आपने टोक दिया। हमारे देश के जो आम लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, और मास्क अगर लगा करके हम अपना कोई भी काम करेंगे और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो इसका पालन हम सभी को करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा दूसरी ओर चर्चा को बढ़ाते हैं। बिहार में कब तक सरकार चलेगी आपकी? पूरे 5 साल चलेगी और मजबूती के साथ चलेगी। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और बिहार के ना लोग चाहते हैं कि ये आरजेडी की सरकार बिहार में बने। अभी तो ये सरकार में नहीं है तो इनके जो माने स्वभाव है और इनके व्यवहार हैं, इससे पूरी बिहार की जनता को मालूम है। और अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रहती और यहाँ ये लोग रहते तो इसी बार समझ लीजिए कि इस वेव में इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय खत्म हो जाता। ये तो कहिए कि देश के लोगों ने मोदी जी को दिल्ली में बैठाया, बिहार में नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार बनाई। लेकिन बिहार में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है मिथिलेश जी, बिहार में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। क्या है? में खिचड़ी पक रही है। वो सब खिचड़ी जो है सो कुकर में ही रह जाएगा, उस खिचड़ी का कोई मतलब नहीं है। और वो खिचड़ी आज से नहीं पक रहा है, 2005 में जब से हम लोग सत्ता में आए तब से वो खिचड़ी पक रही। उस खिचड़ी का कुछ नहीं होने वाला। खिचड़ी पकी भी
इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, खिचड़ी पकी भी। देखिए वो तो बीच इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 3.5 साल जो खिचड़ी पकी, उसी खिचड़ी का अनुभव है कि दोबारा खिचड़ी नहीं पकने वाली है। इसलिए जो लोग इसका प्रयास कर रहे हैं उनको खाली हाथ रहेंगे और उनको इसमें निराशा होगी। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली पहुंचे, बात भी हुई है, लालू जी के से मुलाकात भी हुई है, और आरजेडी दावा कर रहा है कि लालू जी जिस दिन बिहार आएंगे 1 महीने के अंदर सरकार गिरेगी। देखिए कौन किससे मिल रहा है, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। हम लोग बिहार में मजबूत स्थिति में सरकार चला रहे हैं और लालू जी जेल से निकल करके दिल्ली आए हैं और दिल्ली से पटना आएंगे, ये हमारे लिए कोई न्यूज नहीं है। लालू जी जब थे बिहार में तब कौन सा हम लोग को हटा दिए थे, और इतना दिन जाकर के जेल में रहे, अब आकर के कौन सा यहाँ पर गुल खिला देंगे लालू जी। अब लालू जी फ्यूज बैटरी है और लालू जी अब कोई रोशनी नहीं देने वाले, इसलिए इस पर कोई हम लोग बहुत चिंतित नहीं। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं सरकार जानी तय है, और जेडीयू के भी जो अंदर खाने की खबर ये है कि लगातार आरजेडी के संपर्क में है ये। अच्छा, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है, चिंता मत करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेडीयू के कई लीडर, नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे लीडर हैं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने में मुश्किल हो रही है, दबाव में हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव की राजनीति नहीं करती है। हमने चुनाव के पहले नीतीश जी को अपना नेता माना था। चुनाव में संख्या हमारी ज्यादा आई, उनकी कम आई, उसके बावजूद हम लोगों ने अपना वादा निभाया और आप देख रहे होंगे सरकार बहुत अच्छे से चल रही है और किसी के कहने ना कहने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी क्या कहते हैं उसका बहुत मतलब। तो नीतीश जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में और एनडीए का पूरा सहयोग लेकर के सरकार चला रहे हैं और इसीलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। और तेजस्वी जी लार टपकाते रहे, उनको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली। और अगर नीतीश जी कह दिए तो अब तो ये नीतीश जी बताएंगे ना। ये इस प्रकार के चाचा चौधरी और साबू का सपना देखना, मुझे लगता है कि लोगों को छोड़ देना चाहिए। सरकार के पास बिहार में ठीक है कोरोना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। बाढ़ भी आने वाला है, बाढ़ की एक अलग अपनी समस्या है, बेरोजगारी है, पलायन है, उद्योग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरह की तमाम समस्याएं बिहार सरकार झेल रही है। देखिए राजेश जी, बात आप सही कह रहे हैं। आज बहुत ही विषम परिस्थिति है, दो तरफ आपदा, एक तरफ आपदा है, एक आपदा का आहट है। हर साल लोग जानते हैं कि बिहार में बाढ़ का भयंकर संकट रहता है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसी बीच सरकार अपने हर प्रकार के राहत और बचाव कार्य में सरकार लगी। पहले एक समय था जब बाढ़ आती थी लोगों को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज बाढ़ की विपदा में सरकार 6,000 रुपया और उनको हर प्रकार का सहयोग सरकार देती है। उनका घर अगर गिर जाता है तो उसका पैसा देती है, हर प्रकार का सहयोग देती है। आपने अभी देखा होगा कि पिछले जब पहला वेव था उसमें प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक लोगों को फ्री राशन मुहैया कराया। इस बार भी 2 महीने का फ्री राशन हमारी सरकार दे रही है, मई और जून महीने का, और मई में तो डबल राशन फ्री मिल रहा है। राज्य की सरकार भी दे रही है और केंद्र की सरकार भी दे रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो देश के 80 करोड़ लोगों को 2 महीने का फ्री राशन दे रहे हैं और उसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपए का मतलब सरकार के बजट पर उसका भार पड़ रहा है। फिर भी हमारी सरकार पीछे नहीं है। इस परिस्थिति में भी हम लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए राहत और बचाव कार्य में कोई कमी नहीं की जाएगी। बाकी प्रभु की इच्छा, हो सकता है कि आपदा से हम पूरी तरह बचे रहें, और अगर भगवान की इच्छा होगी आपदा से हमको संघर्ष करना पड़ेगा तो हम ईश्वरीय आशीर्वाद से ही इस आपदा से मुकाबला करने की भी तैयारी हम कर रहे हैं। महंगाई चरम पे है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि महंगाई चरम पे है, कुछ चीजों के दाम जरूर बढ़े हैं और उसके पीछे कारण है। आप देख रहे हैं कि लगभग 1 साल से कोरोना काल में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई है, कई जगह उत्पादन ठप हो गया, श्रमिक पलायन कर गए हैं, लोग डर के मारे शहरों से, जो उन्नत शहरें थी जहां फैक्ट्रियां चलती थी वहां से लोग घर आ गए हैं। इसके कारण बहुत सारा उत्पादन ठप हुआ। देश में मांग कम नहीं हुई क्योंकि लोगों को तो हर चीज चाहिए, तो मांग हमारी बढ़ी है और उत्पादन कम हुआ है, और उसी के कारण कई जगह जमाखोर जो है और बाकी लोगों के कारण ये चीजें कहीं कहीं आई है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण करने में लगी नहीं। मैं जिस और इशारा कर रहा हूं वो है पेट्रोल डीजल की कीमत। देखिए तो सभी जानते हैं कि पेट्रोल
नहीं राजेश जी, पेट्रोल डीजल की कीमत तो सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस तय होता है, वहां डाउन है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डाउन है। नहीं, लेकिन सरकार तो कभी तय नहीं करती है पेट्रोल डीजल की कीमत। इसकी कीमत तो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय होता है। नहीं, आप बता दीजिए कि सरकार ने कहा तय किया है। आप सही कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय होता है, लेकिन वहां प्रति बैरल जब डाउन है तो फिर इंडिया में अप क्यों? अब देखिए, इसकी तो समीक्षा ठीक से करनी पड़ेगी, लेकिन इस पर सरकार पर आरोपित करना ये ठीक बात नहीं है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कौन करेगा सर? आम पब्लिक नहीं, करेगी? सरकार निश्चित रूप से प्रयासरत है, लेकिन अब इंटरनेशनल कानून को भारत की सरकार तो चेंज नहीं कर सकती है ना। नहीं, मैं इसलिए इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। ये सवाल मैं नहीं पूछता, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जब आप 2014 में प्रचार प्रसार में थे तो महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार, मनमोहन सरकार को घेरा करते थे। रुपया लगातार गिर रहा है, सरकार क्या कर रही है, इस्तीफा दे दीजिए, काला धन नहीं आया, कब लाएंगे, ये तमाम सवाल आप लोग ही खड़ा करते थे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मनमोहन सिंह जी का समय अगर हम लोगों को मिला रहता ना जी, तो इस देश को हम लोग अभी तक कहां से कहां पहुंचा दिए रहते। लेकिन मनमोहन सिंह ने 10 साल तक इस देश को खोखला कर दिया, और जब हम लोग आए तो उस गड्ढे को 7 साल आपके भी हो गए सर, 3 साल ही बाकी है। मैं बता रहा हूँ आपको, उस गड्ढे को भरने में ही हम लोगों का 5 साल बीत गया। और इस देश में बहुत सारी जो ऐतिहासिक क्रांति हुई वो मोदी जी ने करके दिखाया। और पिछले लगभग 1-1.25 साल से हम इस बड़ी आपदा के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये आपदा न आई रहती तो आप देखे होते कि मोदी जी ने किस प्रकार का करिश्मा और किया रहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आपदा से भी लड़ रहे हैं और विपक्ष से भी लड़ रहे हैं, विपक्ष के हर प्रकार के षड्यंत्र से भी लड़ रहे हैं। और इन सभी षड्यंत्र को भी हम काट करके आगे निकलेंगे और इस देश में फिर से जो हम लोगों का सपना है उसको हम लोग जनता के बीच स्थापित करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अच्छे दिन आप लोगों के तो आ गए, हम लोग के भी आ जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अच्छे दिन उनके आए जिनके घर में राशन कार्ड नहीं था, जिन लोगों को अनाज नहीं मिलता था। अच्छे दिन उनके आए जिनके घर में रसोई गैस जो है सो लगातार लकड़ी से और गोबर से बना करता था। अच्छे दिन उनके आए। अभी आपने अच्छा टॉपिक छेड़ दिया। 70% बिहार में आज भी उज्ज्वला गैस जो आप लोगों ने दिया है, उनके पास पैसा नहीं है भराने का। नहीं, ऐसा नहीं, ये कहाँ आंकड़ा आप बता रहे हैं? मैं भी गांव में ही बात कर रहा हूँ, बिहार की बात नहीं, मैं भी गांव में रहता हूँ। आप गैस एजेंसी पर जाकर के लोगों की भीड़ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और पिछली बार तो महामारी में उन लोगों को गैस भराने का पैसा भी सरकार ने दिया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज लोगों के घर बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से। आज लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। आज लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। ये पहले था क्या? इसलिए ये बात कहना कि अच्छे दिन नहीं आए, ये कतई ठीक नहीं है। लोगों के घर में शौचालय बनाए गए। आज अगर लोगों के घर में शौचालय नहीं बनाए गए रहते तो इस कोरोना काल में लोगों का क्या हश्र होता, ये जाकर के गांव में लोगों से पूछिए, वो बताएंगे। आज अगर घर घर में बिजली नहीं रहती तो इस प्रचंड गर्मी में और इस लॉकडाउन के मौसम में लोगों का क्या हाल रहता, ये लोगों से जाकर के पूछिए। लोग कई आप जाएंगे तो गांव में लोग मोदी जी को भगवान की तरफ पूजा करते हैं। और यही कारण है कि आज मोदी जी को बंगाल में सत्ता सौंपने से इनकार कर देते हैं। नहीं, बंगाल में तो देखिए 3 सीटें हमारे पास पहले थी और हम लोग अभी 77 सीट लेकर के आए हैं। ममता बनर्जी को भी हमने हराया। तो देखिए, अभी हम निराश नहीं हैं। आप अगला चुनाव में आज आपको फोरकास्ट करता हूं, अगला चुनाव जब भी बंगाल में होगा भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। ममता बनर्जी ने किस प्रकार से वो चुनाव जीता है, रोहिंग्या और जितने भी देश से बाहर के लोगों को ला करके, आप देखिए कि हमको कितना वोट आया है, उनको कितना वोट आया। लगभग 100 से ज्यादा सीटें हम लगभग सैकड़ों और हजारों में हम हारे हैं। तो इसको आप हार मत मानिए। 3 से हम 77 पर पहुंचे हैं और अगली बार हर हाल में आप देखेंगे कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। हम छोड़ने वाले में नहीं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरे ख्याल नहीं है, ये संकल्प है। चलिए मिथिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर इनका दावा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है और आगे आने वाले दिनों में कोरोना जैसी चुनौती से हम निजात पा लेंगे। चलिए, हमें भी उम्मीद है सब कुछ सामान्य हो जाए, सबकी जिंदगी बेहतर तरीके से चले।
फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।